नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कल से फिर कवायद चल पड़ी है। ट्रंप साहब का बयान आया है कि अगर इस्लामाबाद में इसका फैसला होता है तो मैं वहां जाने के लिए भी तैयार हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने फ्री करा दिया है। ईरान कह रहा है कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप निकलते रहेंगे हम टोल चार्ज करते रहेंगे। उधर अमेरिका की नाकेबंदी जो लगी हुई है वो कहा जा रहा है कि ईरान और जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां पर उनके नेवल शिप्स खड़े हैं, नेवल फ्लीट खड़ी है, जो कि करीब 700 किलोमीटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। यानी कि ईरान के मिसाइल्स और ईरान की जो वेपनरी है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए उनकी नेवल शिप्स खड़ी है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो उसकी नाकेबंदी कर रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, और इसमें अब यूरोपियन यूनियन किस तरीके से अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक्स, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। बहुत दर्शक आपकी इंतजार करते हैं कि गिरीश जोशी जी आएंगे, कुछ नई खबर लाएंगे। तो आपके पिटारे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आम खबरों में नहीं होती हैं, और शायद इसीलिए दर्शकों का आपका इंतजार रहता है। तो आज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात चल रही है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने नाकाबंदी कर दी है, फिर कहते हैं मैं इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए तैयार हूँ, सीज फायर के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ वो अपना कंट्रोल भी दिखा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम मजबूती से खड़े हैं, जब तक टोल नहीं पे होगा तब तक हम यहाँ से शिप्स को निकलने नहीं देंगे। तो असलियत में मामला क्या है, और ट्रंप साहब की इतनी बेचैनी ईरान वॉर को लेकर सीज फायर या समझौता करने की क्यों दिखाई दे रही है? असलियत क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की? जी, एक तो देखिए आत्मजीत जी, इजराइल की लड़ने की कैपेसिटी 10-15 दिन से ज्यादा कभी रही नहीं है, और उतने दिन में वो उसका अपना बैनर लेके दादागिरी का वो निपटा लेता था। ये सारा जो प्रोग्राम वो इनका ईरान के उसमें मिसकैलकुलेट हो गया, न इनका मोसाद का इंटेलिजेंस काम आया, इनको पता ही नहीं चला कि पीछे क्या हो रहा है। दे नेवर थॉट कि ईरान अकेला रह जाएगा, तो गल्फ कंट्रीज तो उसके खिलाफ ही है, तो अकेले को उसको निपटा देंगे। लेकिन चाइना और रशिया का एंटर होना और गल्फ कंट्रीज को ये वॉर में घसीटने की कोशिश कर रहा था, वहां पे ओआईसी जो ओवरसीज इस्लामिक कंट्रीज जो है वो इकट्ठी हुई, और उसके बाद जो एक पब्लिक ओपिनियन बना, एक तरफ आप देखो तो नेटो इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि नेटो इज नाउ नो मोर। उनको पता है कि अमेरिका के साथ रहने से अभी हमारे वर्ल्ड रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना अपना रवैया क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट विथ यू, दिस इज नॉट अवर वॉर। ये क्लियर हो गया। अभी वो अपना नेटो का अलग एक प्लेटफॉर्म बनाने की भी कोशिश में। उनको एक फाइनेंशियल एडवांटेज ये है कि अभी डॉलर पे प्रेशर आने से उनके पाउंड और स्टर्लिंग वगैरह भी अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो व्हाई शुड दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और वैसे भी कभी इकट्ठे रहे नहीं, जब तक इनकी कॉलोनियां थी तब तक ठीक है, सब मिल बांट के खा रहे थे। अब न किसी के पास कॉलोनियां है। अब इनको समझ में आ रहा है कि जिनके सोर्सेज पे हम लोग जी रहे थे वो माल अफ्रीका में पड़ा है, एशिया में पड़ा है, चाइना में पड़ा है, रशिया में पड़ा है, तो दे विल हैव टू चेंज देयर स्टैंड। अभी इसमें आप देखिए तो एक एंगल ये रहा, अभी जैसे आपने इसकी बात करी तो दो आप मुद्दे देख लो कि कल टैक्स डे था, और इसमें ट्रंप और ये अपना इनका जो ट्रेजरी का स्कॉट बेसेंट है, ये दोनों अटेंड करते हैं एनजीओ का एक प्रोग्राम, और उसमें दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो बता रहा है, अभी ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पब्लिक के सामने कि मैंने अमेरिका के लिए बहुत सारा काम किया, कि पहले के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 25 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को आने दिया, वो चोरियां करते थे, वो क्राइम बढ़ाते थे, तो मैंने उनको हकाल दिया, फिर मैंने इकोनॉमी सुधार दी। और उसमें जो बड़े काम उसने बताए जो बड़े हास्यास्पद हैं, कि नो टैक्स ऑन टिप्स जो मैंने काम किया वो सबसे बड़ा था। तो जो छोटा मोटा काम करने वाले थे वो बहुत मेरे से खुश हैं, क्योंकि उनके टिप्स पे अब टैक्स नहीं देना है, उनकी इनकम बढ़ गई। फिर एक वन बिग बिल जो मैं लेके आया, उससे सारी इंडस्ट्रीज खुश हैं। मतलब ये अपना ही अपने मियाँ मिठू बन रहा है, और उसको बेसेंट भी थोड़ा सा साथ दे रहा है कि मैंने उनको जैसे ही बोला उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करा, और आज देखिए अमेरिका की पब्लिक कैसा है। अब उसको ये नैरेटिव क्लियर करना है, उसको डाइवर्ट करना है कि भाई वहां पे क्या हुआ है। 2 दिन पहले इन्होंने जो चुपचाप ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में गलत शिप के नाम से इन्होंने अपनी वॉरशिप्स अंदर भेज दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब इसको ये नहीं पता था कि भाई चारों तरफ से आपको वॉच किया जा रहा है, चाइनीज सैटेलाइट्स भी आपको वॉच कर रही हैं, आपके रियल लोकेशंस वहां पे आ रहे हैं। तो खर्ग आइलैंड का प्रोजेक्ट भी आपका फेल हो गया, आपने बहुत मार खाई वहां पे। फिर अभी भी ये बदमाशियां छोड़ नहीं रहे, एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई हम मेरे को लड़ना ही नहीं है, मैं क्यों करूंगा, ये करूंगा। अब इसमें वहां पे जाके देखो तो कम से कम 5 शिप इनकी डुबा दी, और डुबाने में आप देखिए इसमें जितने भी ऑरेंज स्पॉट्स है ना, ये सारे फिशिंग बोट्स रजिस्टर्ड थी ईरान की। वो फिशिंग बोट्स ने इनको घेरा हुआ है, और ये सारी जो कार्गो वगैरह शिप्स थी उनको पहले इंस्ट्रक्शन देके इन्होंने एक साइड पे रख लिया, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पे फायरिंग होगी।
और फिर इन्होंने अल्टीमेटली वो 5 शिपों को डुबा दिया फतेह मार के। तो इनको ये समझ में तो आ रहा है कि आप खर्क पे फेल हो गए, आप सारे उसमें सिस्टम में फेल हो गए। टर्की में जैसे ही अपना रवैया बदला, तो कल बड़े वीडियोस आ रहे थे, हमारे लोकल चैनल ने भी रिपोर्ट करा कि वहां से सीरिया से इन्होंने बाकायदा सब कुछ विड्रॉ कर लिया है। उसका रीजन है कि इनको खुद के भरोसे पे थे कि खुद को हथियार देंगे तो वो ईरान से भी लड़ेंगे, सीरिया से भी लड़ेंगे, टर्की से भी लड़ेंगे, वो उल्टा पड़ गया। तो नाउ दे हैव नो ऑप्शन। गल्फ कंट्रीज अभी इनको बैठने देगा नहीं। उसका फर्स्ट रिएक्शन यह है कि सऊदी अरेबिया ने एड भेज दिया, फाइनेंशियल एड भी भेजी, मेडिसिन भी भेजा, और उन्होंने बोला हमारे भाई है, वो हमारे भाई बहन है, तो हम उनको उसलिए तो हेल्प करेंगे, हम झगड़ते ठीक है। और उन्होंने भी प्रैक्टिकली देखने जाओ तो ईरान ने अपनी हद में ही अटैक किया है कि उन्होंने अमेरिकन स्पॉट्स के सिवा और कुछ अटैक नहीं किया। तो इनको ऐसे था कि कैसे भी करके गल्फ और सऊदी को वॉर में घसीट लो तो ऑटोमेटिक चाइना और रशिया आ जाएंगे और ये बड़ा पॉम्प शो हो जाएगा। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि तुम्हारे जितने बेवकूफ चाइना और रशिया थे नहीं। अब ये मार खारे जा रहा है, इसके सारे कैलकुलेशंस फेल हो रहे हैं। तो अभी ये कहीं से इज्जतदार एग्जिट कैसे मिले, तो अब ये बोल रहा है कि जो द किंग ऑफ सऊदी इज ए वेरी जेंटलमैन, वेरी फोरसाइटेड। अभी अप्रिशिएट कर रहा है कि उसने मेरे को फोन करके बताया कि भाई 300 तक अगर क्रूड का रेट पहुंच गया बैरल का तो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ जाएगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे, तुम इसको कुछ करो। तो बोलता मैं अभी उस पर सोच रहा हूँ कि सही बात है, अभी हमको लड़ना था, हमको जितना ईरान की हमने सारी खत्म कर दी, मिसाइलें हमने उनका एटॉमिक पावर सब खत्म कर दिया। तो अपने आप ही अपना अप्रिशिएट करके वो कैसे बंद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाउ मिस्चीफियस इज इजराइल, ये देखना पड़ेगा। इजराइल के पास अब हथियार पहुंच नहीं रहे, वहां पे भी गवर्नमेंट में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। उन्होंने इवन यूरोपियन कंट्री ने बोल दिया कि भाई अभी नो मोर आर्म्स एंड मनी टू इजराइल। अब उस पर अगर प्रेशर आ रहा है तो इजराइल को ये अकेला छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा, दैट इज वी कांट टेल कि उसका क्या रवैया। लेकिन जब जब ये मीठी बातें करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ ये गद्दारी कर देते हैं। उस चीज को इजराइल अच्छे से समझ रहा है। तो ईरान ने भी अपना एक्यूमुलेशन कम नहीं किया है, तो उनको भी हथियार वो जमा कर रहे हैं। उनकी मिसाइल्स में तो उनकी मास्टरी है। अब चाइना से जो हेल्प चाहिए वो आ रही है, रशिया से जो हेल्प चाहिए आ रही है। लेकिन सडनली इजराइल का लेबनान से बात करना और 10 दिन का ट्रूस करना, ये एक बड़ा सस्पेंस दिख रहा है जिसमें हाउ मच यू कैन रिलाई ऑन देम वी डोंट नो। तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा खड़ा हो रहा है। लेकिन इसके बीच में हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी में कितने हम लोग सक्सेसफुल है या हम लोग कितना फोरसाइटेड हैं वो देखना पड़ेगा आपको। अभी इसमें आपके अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत पहले से इंडो अफ्रीकन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के एमओयूज हुए हैं। उसमें कंट्रीज कौन से हैं? मोजाम्बिक में ग्राफाइट और ईवी बैटरी के लिए जो काम आता है और टाइटेनियम। जाम्बिया से आप लिथियम की आपका एमओयू था, मलावी से आरिस का था, माली से लिथियम का था, मोरक्को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से कोबाल्ट और कॉपर का था, तंजानिया में नियोबियम और ग्राफाइट का था, इथोपिया, नामीबिया, गाना और मडागास्कर। ये सबसे आपने एग्रीमेंट करी थी और आप वहां से माइनिंग में एमओयूज के अंदर आप अपना माल उठाते थे, जो भी आपका सिस्टम था। 2017 के बाद ये गवर्नमेंट ने आके वो यूरोपियन यूनियन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको ओबलाइज करने के लिए आपने कितने कंट्रीज से एमओयूज करे कि भाई अगर कल अफ्रीका में लफड़ा होता है या अमेरिका सब कंट्रोल कर लेता है तो हम अपना कहां से करेंगे। उसमें आपका ये मिसकंसेप्शन हो गया। 2017 में आपने कोलंबिया से एमओयू किया, 2019 में आपने बोलीविया से किया, फिर 20 और 26 के बीच में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली और जापान। यूके और यूएसए से तो आपका था। अभी आपने ये जो एग्रीमेंट्स करी है इसमें ये माल देने के काबिल ही नहीं रहे, और माल ये भी समझ रहे हैं कि आप रॉ मटेरियल तो उठा लोगे लेकिन 95% प्यूरिफिकेशन का तो मोनोपोली चाइना के पास है। तो इसमें आप चुपचाप देखिए कि ये लोगों ने जो सिस्टम करा है कि नाउ यूरोपियन यूनियन हैव डिसाइडेड ऑन देम, वो अमेरिका से अलग होके अपनी एक दुकान अलग से खोल के अच्छी बनाना चाहते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्रिश्चियन कंट्रीज इन अफ्रीका। उसका पहला आप देखिए रीजन ये हुआ कि इनके घुसते ही जाम्बिया ने हमारा 9000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉपर और कोबाल्ट का जो एग्रीमेंट था वो उसने एन्युअल कर दिया। तो आप ये देखिए क्या रिएक्शंस आ रहे हैं कि अगर ये नया नेटो बना के अफ्रीका के अंदर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज में फिर जाके घुसते हैं तो ये हो जाएगा पूरा कि नाउ द वर्ल्ड कम्स टू डिवाइड बिटवीन द क्रिश्चियन डोमिनेशन एंड मुस्लिम डोमिनेशन अगेन। और वो अपना अपना फिर फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स करके वो क्या राज करेंगे। चाइना अपने हिसाब से फाइनेंशियल कंट्रोल लेके बैठा है, उसको कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। उसने बीआरआई में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं दैट आर ऑल ऑन दैट इकोनॉमिकल ग्राउंड और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
वो अपना माल उठाता रहेगा अंडर एग्रीमेंट, ये लोग अपना नया एग्रीमेंट करके दूसरे माल पे भी कब्जा ले लेंगे। तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा उसके ऊपर कोई सरकार या कोई भी बात करने को तैयार नहीं कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग। पहले ये होता था कि भाई गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होता था, जिसका वो सब्जेक्ट होता था, वो बैक ऑफिस में जाके अपने अपने काम करके एग्रीमेंट्स करके अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी कर लेता था। अभी यहाँ पर तो वन मैन शो है, आपके मिनिस्टरों के पास पावर ही नहीं कि वो जाके बात करें, या तो उनके पास फिक्स एजेंडा होता है जिसपे उनको काम करना होता है। तो ये एक सीरियस को खड़ा हो रहा है प्रॉब्लम कि कल अगर अफ्रीका में क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर डोमिनेशन फिर आके ये अपनी इकोनॉमिकल कॉलोनी बना ले, चलो, तो वो जो मटेरियल पे प्रेशर आएगा और रिफाइनिंग चाइना के पास रहेगा तो सीधे ऑल ट्राइंग टू बी गुड। अब चाइना से ब्रेक अवे नेटो है वो बिल्कुल आराम से चल रहा है। टर्की ने ओआईसी की जो मीटिंग है जुलाई सितंबर में, ओवरसीज इस्लामिक कोऑपरेटिव, उसमें भी उसको अभी अपना रवैया क्लियर करना है। तो उसने जैसे ही उसने अपना रवैया बदला, सीरिया ने बोल दिया अमेरिकन को कि बाहर निकलो, क्योंकि सीरिया को भी नहीं परवड़ेगा कि वो टर्की से दुश्मनी कर ले, क्योंकि पीछे ईरान बैठा हुआ है। तो इस्लामिक स्टेट्स आर गेटिंग टुगेदर, जैसे सऊदी अरेबिया और इनका जो अप्रोच है, और उनको ये पता है कि अगर इनको रीस्टार्ट करना है तो कोई ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे ये अनाउंस कर रहे हैं कि दुबई में सब खत्म हो गया, बिजनेसमैन सब भाग गए, ऐसा प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं। उनको जो हिट करना था वो बोल के उन्होंने हिट करा है, और उसी का रीजन है कि सऊदी अरेबिया को अपनी या तो गलती समझ में आ गई, या जो भी उनका इंटरनल बैक ऑफिस में अरेंजमेंट्स होंगे, तो इमीडिएटली ही स्टार्टेड ये चेंज इज रिव्यू। अब वो हेल्प करने को भी तैयार है। अब कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी जो काम होगा तो वो भी चाइनीज और रशियंस अभी उसके लिए तैयार बैठे हुए, तो दे डोंट नीड दैट अमेरिकन सपोर्ट टू रीडेवलप दैट। गाजा में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा है। लेबनान में जो आप कोशिश करते हैं, अभी आप बोल रहे हो कि 10 किलोमीटर का हम बफर जोन बनाएंगे, तो यू आर बैक टू द स्क्वायर वन। तुमको तो वेस्ट बैंक ले लेना था, उसकी बजाय 10 किलोमीटर का बफर बन रहा है अभी। तो अभी ये एक चेंज ऑफ सिनेरियो हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में अगर ये वही वापस आके खड़ा हो जाता है कि क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कंट्रीज विल डिसाइड देयर ओन डोमेन, तो हम लोग कहाँ खड़े रहेंगे, इसके बारे में किसी को चिंता है नहीं कि हम लोग किससे माल लेंगे या हम लोग करेंगे क्या डेवलपमेंट के लिए। आप तो अमेरिका और इसराइल के भरोसे बैठे थे, अब वो तो खुद ही अनाथ आश्रम में जाने की तैयारी में है, तो तुम किससे हेल्प मांगोगे। युआन, पेट्रो डॉलर इज ऑलरेडी चेंज इनटू पेट्रो युआन, वो तो आप सामने देख रहे हो, पेमेंट्स आर बीइंग मेड। ईरान का कोई भी सेल्स में कम नहीं है, वो तो पेट्रो की खुद ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि भाई उसका तो सेल्स बढ़ गया है, 113 की जगह 130 हो गया है। तो वो अपनी गोश्त शिप से ईरान माल बेच रहा है, युआन में पैसे ले रहा है, बिटकॉइन में पैसे ले रहा है, ईरान अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लेगा। अब ये बहाना बना रहा है वॉर बंद करने का, उसके चक्कर में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन चेंज व्हाट एवर इज कमिंग इज फॉर एवर। लेकिन उस माहौल में हम लोग कहाँ खड़े होंगे और हमारे सपोर्ट में कौन कौन सा कंट्री आएगा, उसके लिए कोई अभी तक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो ऐसा कोई इंडिकेशन दिख नहीं रहा है। जी, इसमें दो चीजें निकल के आती हैं कि नेतन्याहू का एक कल बयान आया है जिसमें लेबनान के बारे में उन्होंने बोला है कि हमारा एक सिक्योरिटी जोन है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस सिक्योरिटी बेल्ट को वो कहते हैं कि सी ऑफ माउंट डोव से लेके माउंट हरमन तक है, अप टू द सीरियन बॉर्डर, 10 किलोमीटर वाइड जोन, जिसको ट्रंप का इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रंप साहब वहां पर अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं। तो पहली बात तो जो सीरिया की इंटरफेरेंस है इजराइल की, गोलन हाइट से लेकर जो ये 10 किलोमीटर का उन्होंने सदर्न लेबनान में जो ऑक्यूपेशन की है, वो ये बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। और उधर ईरान जो है हिजबुल्लाह को लेकर बिल्कुल एक तरीके से उसने कह रखा है कि हिजबुल्लाह जब तक इधर से ये लोग निकलेंगे नहीं लेबनान से, सदर्न लेबनान से, तब तक ये एग्रीमेंट नहीं होगा। मामला सारा यहां पर फंसा हुआ है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात तो थी नहीं, क्योंकि 2004 से ईरान ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। तो ये जो एक्सपेंशनरी फोर्सेस हैं इजराइल की, जिनको कंटेन नहीं कर पा रहा है अमेरिका, भी कहा जा रहा है कि डिसीजनिंग जो हो रही है अमेरिका में वो नेतन्याहू द्वारा हो रही है। ट्रंप तो सिर्फ एक मखौटा है, जो नेतन्याहू चाहते हैं वो करवा लेते हैं। तो ऐसे में इस युद्ध का समाधान, चाहे इस्लामाबाद आ जाए, चाहे टर्की आ जाए, या सऊदी अरेबिया बीच में पड़ जाए, आपको लगता है नियर टर्म में ये युद्ध का समाधान होगा या ये एस्केलेशंस आने वाले समय में चलती रहेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। ये पोजीशन देखिए, अभी इसके अंदर पीछे दूसरे फैक्टर्स कितने काम कर रहे हैं वी डोंट नो। अब जैसे कुछ वर्ल्ड फोरम पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ओपिनियन ऐसा आ रहा है कि भाई मुनीर वैसे तो बेसिकली जिनपिंग का आदमी है, उसको ये है, इनको कोशिश कर रहे हैं
कि भाई सेटलमेंट अभी जो भी होगा दैट विल बी डन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रशिया एंड चाइना। पाकिस्तान तो एक वो आप उसको बोल सकते हैं कि सूदिंग एजेंट है। वो उसका रीजन है कि इस्लामिक स्टेट का जो ओआईसी की मीटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेंट्स में एक न्यूट्रल या दोनों तरफ काम करने वाला अगर कोई कंट्री दिखता है तो दैट इज पाकिस्तान। वो इस्लामिक कंट्री भी नहीं माना जाता है और वो सॉफ्ट कंट्री माना जाता है। तो ऑब्वियस है कि दे हैव सिलेक्टेड अ पर्सन व्हिच कैन कन्विंस बोथ द पीपल। उसमें इसको ये अपॉर्चुनिटी आ गई और इस टाइम, लेकिन इनका भी मानना सही है कि अल्टीमेटली दिस बग विल बी पास्ड ऑन टू चाइना। इनको ये चाहिए कि जैसे तुमने चाइना और रशिया को इतने सालों से इकोनॉमिकली स्क्वीज करके रखा है, दे वांट कि अल्टीमेटली ट्रम्प शुड कम देयर एंड से कि अभी आप लोग बीच में, वो बीच बीच में इशारा भी कर रहा है, अभी बोलता है मेरे को चाइना भी जाना है, मैं नॉर्थ कोरिया भी जाऊंगा। उसको अपनी औकात की तो समझ में आ गई है, लेकिन अब वो स्टेचर इतना बड़ा था कि वो रातों रात तो उसे विड्रॉ नहीं करेगा। तो वो कुछ ऐसी पोजीशन में आके बैठेगा कि नवंबर के उसके इलेक्शन में ऐसा लगे कि वो उसने अच्छा काम करने की कोशिश करी, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलेगा, ऐसा इसका भी रवैया लग रहा है। तो चाइना एंड रशिया आर नाउ नॉट गोइंग टू स्पेयर, क्योंकि अभी भी ये अपने खुराफात से बाज नहीं आ रहा है। एक दिन बात कर रहा है कि मेरे को क्या करना है, अभी वो मेरे को जैसे प्रिंस बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया के कि भाई वो भाव बहुत बढ़ जाएंगे, आपका पूरे वर्ल्ड पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, रिसेशन आ जाएगा, व्हाई शुड वी डू दैट। तो मतलब अभी वो कार्ड खेल रहा है कि सऊदी अरेबिया के बोलने से अभी भी उस ट्राइंग टू डू बी इन गुड बुक्स ऑफ गल्फ, क्योंकि गल्फ के बगैर तो उसका चारा है नहीं। अब उसको जो वेनेजुएला में होप थी कि भाई ये एक बार गल्फ बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए तो वेनेजुएला का तेल मैं अपनी मर्जी से बेचूंगा, वो भी प्रोग्राम धीरे से तो डिफ्यूज हो रहा है। क्योंकि इसने और एक गलती कर दी कि इसने हेती में जाके स्कू करवा दिया कि हेती में अगर मेरी एयरफोर्स या आर्मी जाके बैठ जाएगी तो वेनेजुएला और क्यूबा दोनों को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। क्यूबा के अंदर अगर थोड़ा भी प्रेशर हुआ तो वहां भी रेजिम चेंज हो जाएगा, सेम पोजीशन आके वेनेजुएला में वापस खड़ी हो गई है। तो मतलब इसके कोई भी कार्ड्स अभी रीपे नहीं कर रहे। तो सिचुएशन इज फास्ट चेंजिंग, लेकिन हमको जो चिंता वही है कि अगर ये सब कंट्रीज अपना अपना सेटिंग कर लेंगे तो वेयर विल वी बी। आज अफ्रीका में दो पार्ट हो जाएंगे, एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन के। अगर लेट्स होप कि अगर ये, क्योंकि अभी तो अफ्रीका भी बहुत अलर्ट हो गया, वो ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा कि वो कॉलोनी बनेगा, वो धंधा करेगा तो ऑब्वियस है कि भाई ये उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा यूरोपियंस को कि तुमने बहुत लूटा है, तुम भी मेरे को दो। तो एग्रीमेंट वो ऐसी स्ट्रॉन्ग उनके साथ करेगा। मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको तो ऑलरेडी सप्लाईज जिनके साथ चालू है वो तो करेंगे ही। चाइना रशिया हमारे लिए कितना न्यूट्रल बन के हेल्प करेंगे, दैट इज अ फ्यूचर से कि हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया उनके लिए, दैट एवरीबडी नोज। हमने अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा कोई भी आदमी नहीं रखा है जो बीच में जाके कोई निगोशिएशन करके, क्योंकि तुमने ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करा, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने जिंदगी भर यस सर करा है, दे डोंट हैव दैट माइंडसेट कि वो कैसे मैनिपुलेट करें अगले आदमी को। उसके लिए तो आपको पॉलिटिशियन ही चाहिए जो अपॉर्चुनिटी देख के अपना जवाब दे सकता है। तो यू हैव मिस दैट, बस आपने आदमी भी गलत चूज कर लिए, आपके पास फोरसाइट है नहीं, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। और इसी में फ्यूचर हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया के फ्यूचर की चिंता कौन कर रहा है कि अगर कलर रेयर अर्थ आपको नहीं मिलेगा तो आपके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा दिक्कत तो यही आएगा। और हम अभी भी देख रहे हैं कि रेयर अर्थ की कमी की वजह से हमारे कितने सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं अभी भी। और जैसे अप्रोच चाइना ताइवान के साथ कर रहा है, कल अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वहां अपॉइंट होती है और ताइवान को ऑटोनोमस को एग्रीमेंट हो जाता है तो टीएसएमसी चला गया चाइना के कब्जे में, तो तुम्हारे पास जो बड़ा होप था एक सेमीकंडक्टर का वो भी जा रहा है। अब आपने ताइवान में टीएसएमसी एग्री नहीं हुआ तो टाटा के साथ धोलेरा में आपने पीएसएमसी के साथ एग्रीमेंट करा है। पीएसएमसी की कैपेसिटी 28 या 20 नैनोमीटर्स की है, टीएसएमसी की तो 2 और 3 नैनोमीटर्स की है। तो आपने यहाँ पे भी पॉलिटिक्स खेलने के लिए अच्छा बताया है, लेकिन व्हाट इज पीएसएमसी जो टेक्निकल आदमी वो जानते हैं। तो यहाँ पे आप पीएसएमसी को भी लाओते, लेकिन अगर वो ताइवान में बैठा हुआ है तो अल्टीमेटली ही विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना। आप देखिए जापान भी अपना रवैया बदल रहा है, जापान बीआरआई में हेल्प लेने के लिए तैयार हो गया कि शिपिंग लाइंस पे अगर कल कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उसके पास ऑप्शन बीआरआई बचता है। तो अगर सब पुराने देश अपनी दुश्मनी भूल के अपने अपने सेटिंग करना चाहते हैं तो हमने अभी भी अपनी झंडी ऊपर रखी हुई है, वो झंडी कब तक अकेली लेके घूमेंगे, क्योंकि मुस्लिम क्रिश्चियंस का अगर ये डिवाइड होता है तो वेयर आर वी, हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। दिस इज द थिंग वी हैव टू थिंक ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हमने अपना इंटरनल सोचना है, देन इट इज फाइन। जी आपने अभी बात की सेमीकंडक्टर्स की, एआई कंप्यूटिंग पावर्स की,
तो चाइना का एक लार्जेस्ट साइंटिफिक एआई क्लस्टर उन्होंने डबल कर लिया 30,000 से 60,000 यूनिट इन 2 मंथ्स विदाउट एनी यूएस सेमीकंडक्टर और चिप्स हेल्प्स। इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट स्टेप है चाइना का टू एस्टैब्लिश अ सेल्फ सफिशिएंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 1 नैनोमीटर से चाइना पीछे था तो अब शायद कई लीप्स फॉरवर्ड चला गया है, क्योंकि आपने कहा कि लिथोग्राफिक मशीन्स अपनी खुद की बनाकर अब वो सेमीकंडक्टर चिप्स लगातार 2 नैनोमीटर 4 से 4 नैनोमीटर की बना रहा है। तो इसमें ज़ेंजो कोर नोड है जो कंट्री का मोस्ट पावरफुल साइंटिफिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। गोल इज टू क्रिएट अ यूनिफाइड एआई प्लेटफॉर्म यूजिंग फेडरल साइंटिफिक डेटा टू ट्रेन मॉडल्स एंड एआई एजेंट्स। मैं आपसे सीधे-सीधे समझना चाहता हूं कि एक तरफ तो यूएस लॉ मेकर्स चाइना को बैन कर रहे हैं फ्रॉम एडवांस चिप मेकिंग टूल्स, और उधर बीजिंग जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चाइना एआई के क्षेत्र में इस युद्ध के बाद अमेरिका को पछाड़ देगा, क्या ये तय है? चाहे वो चिप्स मेकिंग हो, चाहे वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नहीं, एक चीज आप देखिए, अभी भी एक बड़ा मिसनोमर क्रिएट करा गया है कि ईरान के अंदर बहुत ही ये बैकवर्ड है। पीपल शुड अंडरस्टैंड के सबसे हाई आईक्यू के आदमी चौथे नंबर पे ईरान के लोग हैं और 95% पीपल आर एजुकेटेड देयर, और वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट टुडे वर्किंग इन चाइना, उसमें से काफी ईरान के साइंटिस्ट हैं। तो ये आप गलतफहमी में नहीं रहे कि ईरान को कुछ डेवलपमेंट करना होगा तो किसी के उस पर रहेगा। दे ऑलरेडी डन। आपके वर्ल्ड में 10 यूनिवर्सिटी में से 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में टॉप रैंकिंग चाइना की यूनिवर्सिटीज की आ रही है। तो आप किस गलतफहमी में जी रहे हो? विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता, यू हैव टू प्रूव इट ऑन द ग्राउंड। तो वो चाइना ने ऑलरेडी कर लिया और अब उसको गरज है नहीं। अभी तक ये था कि भाई उसको सेमीकंडक्टर्स में उसकी गरज थी, ताइवान पे थी, या लिथोग्राफिक मशीन के लिए वो एएसएमएल के ऊपर डिपेंडेंट था। वो उसने सारा अपने आप से कर लिया है। और उससे भी बड़ा खेल जो चाइना खेलने जा रहा है, उसने बोला बाय 2037 he would be creating a data center in space, geostationary orbit में, क्योंकि उधर उसको पानी की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर ठंडा ही होता है और सन बहुत ज्यादा सोलर आपको मिलेगा। तो वो बोलता है कि मैं पावर और कूलिंग के वजह से मैं उधर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मैं डेटा सेंटर डाल रहा हूं, और वो लेजर से चलेंगे, न कि आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो आप समझ लीजिए कि 10 टाइम्स 200 का डिफरेंस होता है। आपने अगर उसको लेजर से ऑपरेट करना शुरू करा तो आपका ये डीटीएच तरह का करेगा। आप अपना रिसीवर लगाइए कहीं पर भी तो आपको उसका सेक्शन मिलेगा। फ्यूचर में जैसे वर्ल्ड वॉर चलो नहीं चाहेंगे होगा, तो सबसे पहले अभी जो सॉफ्ट टारगेट होगा दैट विल बी डेटा सेंटर्स। जैसे ईरान ने सबसे पहले डेटा सेंटर दुबई में उड़ा दिया था, दैट वाज अमेजॉन, क्योंकि वही सबसे बड़ा पावर है। अभी कहीं पर भी आपको वॉर लड़नी है तो डेटा सेंटर के बगैर आप लड़ नहीं पाए। अगर उस पर अटैक होता है तो ग्राउंड के डेटा सेंटर्स तोड़ देंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चाइना का डेटा सेंटर तोड़ने कौन जाएगा? तो अल्टीमेटली ये होगा कि फिर आपका पूरा शिफ्ट जो है अमेरिकन मोनोपोली शिफ्ट होकर चाइनीज मोनोपोली पे आ जाएगा। दीज आर द फ्यूचर गेम्स विच आर बीइंग प्लेड, लेकिन उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि भाई चाइना क्या कर रहा है। तो आप उसके साथ या तो एमलगमेट कर लो। अभी भी आप बदमाशियां देखो, कहीं पे बहुत कम रिपोर्ट आया था कि आपने 1100 चाइना से ईवी बसेस ली, आपने उनको चाइना 100% पेमेंट के बगैर अब किसी को माल नहीं दे रहा है, तो आपने 50% पेमेंट करा, तो उन्होंने 1100 बसें तो भेज दी लेकिन बैटरी नहीं भेजी। फिर उसने बोला बाकी का पेमेंट भेजो, तो फिर आपने वही बनियागिरी कर दी कि अच्छा 25% अभी देते हैं बाकी का चालू करने के बाद। तो उसने बैटरी भी भेज दी, लेकिन बैटरी का जो कनेक्टर था पॉजिटिव का, वो जो अटैचमेंट था वो नहीं भेजा है। तो आपकी 1100 बसें खड़ी हैं। तो यू कैन नॉट प्ले गेम्स विद एवरीबडी। आप व्यापारी, आपके खून में आपका व्यापार है उसी, लेकिन वो आपको पता नहीं चाइना आपसे बहुत बड़ा व्यापारी है और उसको अभी गरज भी नहीं है कि भाई हम लोग इतने बड़े कंज्यूमर अभी तक नहीं अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए, और फिर वो लाल आंख दिखाने के चक्कर में हम एक तरफ चाइना को ऑन पेपर बैंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उससे $100 बिलियन का धंधा भी कर रहे हैं। तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, उतना ही हमारा डेवलपमेंट है, उससे आगे कुछ नहीं। और चाइना इज अंडरस्टैंडिंग दैट। और अभी जैसे 90% ईरान के साथ उसका ऑयल आ रहा था, तो वो चाइना खुल के चाइना के इजराइल के सामने खड़ा हो गया कि भाई मैं तो हेल्प करूंगा क्योंकि मेरा उसके साथ एग्रीमेंट है। हमने ऐसा कौन सा सेंटर सॉफ्ट खड़े करके रखें कि कल अगर कुछ हो गया तो हमारे साथ खड़े रहेंगे? वी हैव नॉट डन दैट। तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हम लोग अगर अकेले पड़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमको सोचने की अभी जरूरत है, नहीं तो 10 साल के बाद वेयर विल वी डोंट नो। जी बिल्कुल। उसका मतलब अच्छा इसमें ये भी है, चिप मेकिंग में ऑटोमेटिक रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट, मटेरियल साइंस एंड एनर्जी, ये सब
चिप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हैं। अमेरिका चाह रहा था जैसे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दे, वो चाइना की भी नाकाबंदी करने की कोशिश कर रहा था एडवांस चिप मेकिंग टूल्स में। शायद वो नाकाबंदी भी टूट गई। अब चाइना की ड्रग डिस्कवरी कैलकुलेशंस जो हैं वो उसको बहुत साल आगे लेके चली जाएंगी। जिस तरीके से mRNA वैक्सीन प्रोग्राम में अमेरिका एक तरीके से पीछे हट गया, आपको पता है कि कैनेडी साहब ने कह दिया कि अब हम इस पे आगे फॉरवर्ड मूव नहीं करेंगे। चाइना अब आगे जितनी भी ड्रग डिस्कवरीज करेगा वो आगे की आने वाली पैंडेमिक्स के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।